हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड कोचिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में, अर्थात 12th क्लास का ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला बेसिक बात आपको जानना है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी आप याद रखेंगे कि स्थिर आवेशों का या आवेशों के समूह का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी से पहले ये बात भी जान लीजिए कि वैद्युतिकी क्या होता है। यहाँ पे देखिए वैद्युतिकी क्या होता है। तो वैद्युतिकी में हम लोग धारा का अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आवेश का। अब देखिए ये आवेश का अध्ययन हम लोग करते हैं वैद्युतिकी में। और वैद्युतिकी के दो भाग होते हैं, एक होता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होता है धारा वैद्युतिकी। दूसरा क्या होता है, धारा वैद्युतिकी। अब देखिए ये स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं जी, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। और धारा वैद्युतिकी में हम लोग गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे जी, गतिशील आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में और गतिशील आवेश का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, बोलिए किसके अंतर्गत करेंगे, धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देख लीजिए स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग छाया प्रति मशीन में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, छाया प्रति मशीन। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर में इसका इस्तेमाल होता है और भूकंप लेखी में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ग्रीक का एक निवासी था, कौन, ग्रीक का एक निवासी था थेल्स। लगभग ये बात है 600 ईसा पूर्व की। उसने क्या किया, एम्बर को लिया और छड़ से रगड़ा। एम्बर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा, छड़ से रगड़ा। और रगड़ने के बाद ऐसा पाया कि उसमें क्या हो गया, कागज़ को आकर्षित करने का गुण आ गया। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कागज़ को आकर्षित करने का गुण आ गया और उसी के बाद आवेश का कंसेप्ट उत्पन्न हुआ। अब देखिए ग्रीक भाषा में एम्बर को कहा जाता है इलेक्ट्रम। एम्बर को क्या कहा जाता है जी, इलेक्ट्रम कहा जाता है। और इलेक्ट्रम से ही बन गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रम से ये शब्द बने। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे आगे याद रखेंगे आप कि पदार्थों को रगड़कर यदि आवेशित किया जा रहा है, पदार्थों को रगड़ के क्या किया जा रहा है, आवेशित, तो उससे हम लोग कहते हैं घर्षण वैद्युत प्रभाव। यदि दो पदार्थों को आप रगड़ रहे हैं आपस में, ये दो को पदार्थ आपस में रगड़ा रहा है। ठीक है, ये दो को पदार्थ आपस में रगड़ा रहा है और यहाँ पे यदि आवेश उत्पन्न हो जा रहा है तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं घर्षण वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं जी, घर्षण वैद्युत प्रभाव। और घर्षण वैद्युत प्रभाव के बाद आप यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है जिसके वजह से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, उसी को कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं जी, विद्युत आवेश। अब देखिए आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए यहाँ पे धनावेशित कैसे कोई वस्तु होता है और ऋणावेशित कैसे होता है कोई वस्तु। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। कई गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके नाभिक में आ जाता है, इसके नाभिक में देखेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन भी 7 गो होगा, प्रोटॉन भी कई गो होगा, 7 गो होगा। तो ये हमारा 7 गो प्रोटॉन हो गया, 7 गो प्रोटॉन हो गया। ठीक है, अब 2 गो परमाणु को आपस में रख रहे हैं और मान लो इसमें से एगो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर। तो जैसे ही बाहर हुआ इलेक्ट्रॉन निकला
तो ये वस्तु में देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा। प्रोटॉन ज़्यादा हो गया यानी पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, ये धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। और मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया और एक्स्ट्रा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और प्रोटॉन क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे वस्तु जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो वस्तु हुआ ऋणावेशित हुआ। इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रहण है वो क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु लेता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और वो वस्तु ऋणावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि बात करें धनावेश की तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, घट जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा जी, घट जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सामान्य अवस्था में आपको बोले हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। मान लीजिए 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे जी, 10। अब ऐसी अवस्था में वस्तु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल रहता है, ना पॉजिटिव रहेगा ना निगेटिव रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों कट के 0, यानी उदासीन रहेगा। क्या रहेगा, उदासीन। तो ये बात आप याद रखेंगे कि सामान्य अवस्था में पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। इसलिए कोई भी वस्तु क्या होता है, वैद्युततः उदासीन होता है। कोई भी वस्तु क्या होगा, वैद्युततः उदासीन होगा। क्वेश्चन करता है कि कोई भी वस्तु वैद्युततः उदासीन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसके वजह से कोई भी वस्तु वैद्युततः क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अब आगे आवेश का मात्रक पढ़ना है हम लोगों को। किसका मात्रक पढ़ना है, बोलिए, आवेश का मात्रक। चलो यहाँ पे देखो आवेश का मात्रक क्या होता है जी। तो यहाँ पे आपका आवेश का मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, उसको आप एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं या तो क्या कह सकते हैं, कूलॉम कह सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या तो क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड कैसे होता है, तो आप धारा बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है, आवेशों का प्रवाह का दर यानी Q/T। यहाँ से आप Q का फॉर्मूला निकालते हैं तो IT हो जाता है। IT यानी एम्पियर में उसको मापते हैं धारा को, और T यानी क्या, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो गया, या तो आप कह सकते हैं कूलॉम। और यदि इसका CGS मात्रक की बात करें तो होता है स्टेट कूलॉम। उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। और एक कूलॉम बराबर कितना स्टेट कूलॉम होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलॉम होता है। यदि इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करें, एग्जाम में ऐसे कहे कि आप बताओ जरा कि एक स्टेट कूलॉम में कितने कूलॉम होता है, ठीक है। तो स्टेट कूलॉम इधर है, इधर से 3 उधर भेजेंगे तो 1 के बट्टा में चला जाएगा 3, ठीक है। तो 1/3 और 10⁹ भाग में जाएगा तो 1/10⁻⁹ होगा, और ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ कूलॉम हो जाएगा 1 ESU बराबर, 1 ESU बराबर, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए भी है, एग्जाम में उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो वो होता है फैराडे। क्या होता है जी, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे है। और एक फैराडे में कितने कूलॉम होता है, आप याद रखिएगा 96,500 कूलॉम। कितना, 96500, 96500, याद कर लो मेरे साथ, 96500 कूलॉम। यानी एक फैराडे में कितने कूलॉम होते हैं, 96,500 कूलॉम होते हैं। अब आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है एब कूलॉम। क्या होता है, एब कूलॉम। और एक कूलॉम में 1/10 एब कूलॉम होते हैं, 1/10 एब कूलॉम। चलो याद रखना, ये एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, एक कूलॉम में 1/10 एब कूलॉम होता है। अन्य मात्रक की बात करें आवेशों की तो 1 मिली कूलॉम में कितना कूलॉम होता है, 10⁻³ वो आपका
पूर्व लगन याद होगा, फिजिक्स वाला जो भौतिक राशियों का पूर्व लगन होता है उसका वो आपको याद होगा, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, माइक्रो का पावर मतलब होता है 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹, पीको का मतलब 10⁻12। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶, 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम और 1 पीको कूलम बराबर 10⁻12 कूलम। आवेश की बीमा की बात करें तो आवेश का फॉर्मूला Q बराबर होता है IT। क्या होता है? Q बराबर IT। और I का बीमा होता है क्या? A, एम्पियर, सॉरी A। I का बीमा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? A। समय के लिए T यूज करते हैं, तो आवेश का बीमा क्या हो गया? AT हो गया। क्या हो गया? AT। तो AT कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं M0 L0, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक मतलब M का पावर 0, L का पावर 0, तो इसका मान क्या होता है? 1। और उसके बाद AT आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? दूसरा बीमा हो गया, MLT के फॉर्मेट में पूछेगा तो। और आगे आप याद रखेंगे कि आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है जी? अदिश राशि होती है। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। और कोई भी डाउट रह गया हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।